नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। बच्चों, आपके पास हिंदी व्याकरण की पुस्तक है कोपल। तो आज हम व्याकरण का पहला पाठ पढ़ेंगे, भाषा, व्याकरण, बोली और लिपि। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के लिए विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति आवश्यक है। अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए मानव अपने मुख से विशेष प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है, जिनके माध्यम से दूसरे लोग उनके विचारों को अथवा भावों को समझ सकते हैं। एक बार एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ कि एक बार विक्रम ने बेताल को पकड़ा। विक्रम और बेताल की कहानी आपने सुनी होगी। उसी कहानी में से एक छोटा सा दृश्य आपको बताती हूँ। एक बार विक्रम ने बेताल को पकड़ा, उसे कंधे पर लादा और चल पड़ा। बेताल ने विक्रम से कहा, विक्रम, रास्ता बहुत लंबा है, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुन। कहानी सुनकर मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर देना, नहीं तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेताल ने विक्रम को कहानी सुनाई। विक्रम ने बेताल के प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर दिया। यह कैसे संभव हुआ? भाषा से विक्रम ने बेताल के मुख से निकली स्पष्ट ध्वनियों द्वारा उसके भाव और विचारों को ध्यान से सुना। ठीक है। तथा इसी प्रकार बेताल ने प्रश्नों का उत्तर दिया। विक्रम ने बेताल के मुख से निकली स्पष्ट ध्वनियों द्वारा उसके भाव और विचारों को सुना। विक्रम ने उसकी जो मुंह से ध्वनियाँ निकल रही थी उनको ध्यान से सुना, उनको समझा और फिर उसको समझ करके फिर उसने उत्तर दिया। तो ये कैसे संभव हुआ? भाषा के माध्यम से। यानी अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। हमारे मुख से निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। इसकी परिभाषा को देखते हैं। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त साधन है। इसको एक और प्रकार से समझते हैं। भाषा वह साधन है जिसका प्रयोग विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। अब मैं आपको पाठ समझा रही हूँ तो भाषा के माध्यम से, और आप मेरी बात समझ रहे हैं तो भाषा के माध्यम से। तो ये है भाषा, यानी विचारों के आदान प्रदान को समझने का साधन। भाषा के अंतर्गत दो चीजें आती है। एक तो वाणी यानी ध्वनि जो हम बोल रहे हैं, और दूसरा है अर्थ, उसके अर्थ को समझना। तो अभी आपने जाना कि भाषा क्या होती है, यानी कि अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने का जो साधन है वह भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं। आप पिछली कक्षाओं में इस पाठ को आपने पढ़ा होगा कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें विचारों का आदान प्रदान यदि बोलकर किया जाता है। विचारों का आदान प्रदान यदि बोलकर किया जाता है तो उसे भाषा का कथित रूप अथवा मौखिक रूप कहते हैं। उसी प्रकार से लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों का आदान प्रदान हम बोलकर करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। श्रीमती भटनागर श्याम पट पर लिखकर मेरा विद्यालय विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रही है। श्रीमती भटनागर यानी आपकी अध्यापिका, हम ये कह सकते हैं कि अध्यापिका श्याम पट पर लिखकर मेरा विद्यालय विषय पर विचार व्यक्त कर रही है। सभी छात्र छात्राएं उसे पढ़ करके समझ रहे हैं। भाषा का लिखित रूप सबसे अधिक प्रमाणित माना जाता है, इसलिए ज्ञान का आदान प्रदान अधिकांशतः लिखित रूप में ही होता है, क्योंकि लिखित रूप में हम लंबे समय तक अपने विचारों को संभाल कर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा का एक और रूप है सांकेतिक रूप। इसमें संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाल बत्ती होने पर चौराहे पर गाड़ियां रुक जाती हैं। लाल बत्ती हमें संकेत देती है कि आगे खतरा है, आप यहाँ रुक जाइए।
तो हम समझ जाते हैं कि लाल बत्ती जल गई तो रुकना है, तो ये संकेत है। शिक्षिका मुंह पर उंगली रखती है और बच्चे शांत हो जाते हैं। छोटी कक्षा में शिक्षिका अगर मुंह पे उंगली रखती है तो बच्चे समझ जाते हैं कि हमें चुप होने का आदेश मिल रहा है, तो ये क्या है? संकेत है। अब हम पढ़ते हैं, हमने अभी पढ़ा भाषा, भाषा की परिभाषा, भाषा के दो रूप, मौखिक रूप और लिखित रूप। ने मुंह से बोलकर जब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं वह भाषा का मौखिक रूप हुआ, और पढ़ करके जब हम अपने विचारों को जब हम दूसरे के विचारों को समझते हैं और लिख करके अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप हुआ। तो भाषा के दो रूप हुए, मौखिक और लिखित। अब बढ़ते हैं आगे, मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा जो हमारी घर परिवार में बोले जाने वाली माता भाषा है, सामान्यतः उसे हम मातृभाषा बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जॉन इंग्लैंड का रहने वाला है और उसके परिवार में अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है क्योंकि उसके परिवार में बोली जाती है। मनोहर पंत गुजरात का रहने वाला है, उसके परिवार में गुजराती बोली जाती है, तो गुजराती उसकी मातृभाषा है। यानी आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है, जिस भी जिले में, जिस भी शहर में रहते हैं, वहाँ पर जो भी भाषा बोली जाती है और जो आपके परिवार में बोली जाती है वह आपकी मातृभाषा कहलाती है। वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। यह थी मातृभाषा की परिभाषा। अब देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और इंग्लैंड की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू तथा स्पेन की राष्ट्रभाषा स्पेनिश है। देखते हैं राष्ट्रभाषा की परिभाषा। जिस भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग में अधिकांश जनता द्वारा किया जाता है वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। एक बार दोबारा समझते हैं परिभाषा। जिस भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्र के अधिकांश यानी अधिकतर लोग या मैक्सिमम लोगों के द्वारा जो भाषा प्रयोग में की जाती है, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत में हिंदी को सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा है। अब जानते हैं कुछ और देशों की राष्ट्रभाषाओं के बारे में। जैसे फ्रांस की राष्ट्रभाषा है फ्रेंच, रूस की है रूसी, और इटली की इतावली, जापान की जापानी, जर्मनी की जर्मन, अरब की अरबी भाषा, ये वहाँ की राष्ट्रभाषा है। अगला हमारा विषय है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? आजादी मिलने के बाद भारतीय संविधान ने 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। आजादी मिलने के बाद भारतीय संविधान ने सन 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में धूमधाम से हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर सन 1949 को। परिभाषा देखते हैं इसकी कि राजभाषा वह भाषा होती है जिसे सरकारी कामकाज के लिए सरकार द्वारा मान्य किया जाता है। राजभाषा वह भाषा होती है जिसे सरकारी कामकाज के लिए सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यह देश की प्रमुख भाषा होती है। यह देश की प्रमुख भाषा होती है। तो ये थी राजभाषा। आज हमने जाना भाषा के बारे में। भाषा के कितने रूप होते हैं? लिखित और मौखिक, 2 रूप होते हैं। मातृभाषा क्या होती है? जो अपने परिवार से बच्चा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? हमने देखा कि जो अधिकांश भूभाग में बोली जाती है वह उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। और राजभाषा क्या होती है?
कि राजकीय कामकाज के लिए जिस भाषा को सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त की होती है वह राजभाषा होती है। अब हम पढ़ते हैं आगे बोली। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। अब देश के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनको हम बोली कहते हैं। इसमें साहित्य रचना नहीं होती है, बोली में कोई साहित्य नहीं लिखा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष के जन समूह द्वारा इसका प्रयोग केवल बोलने में किया जाता है। जैसे राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है, पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ी बोली जाती है। कालांतर में जब बोलियों का साहित्य रचनाएं नहीं होने लगती तो ये भाषाएं कहलाती है तथा धीरे धीरे भाषा हो जाती है। जैसे कि भोजपुरी अब भाषा हो चुकी है, भोजपुरी अब भाषा हो गई है। और उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि लिपि कहलाती है। ध्वनियों के प्रयोग से ही वाक्य बनते हैं। यदि हम किसी को कहें कि आइए, तो मुंह में 3 ध्वनियां निकलती है, आइए। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह प्रयुक्त किए हुए होते हैं और ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं और वर्णों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। आप सब अपनी किताब दोबारा से रिवीजन करेंगे, किताब खोलेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, पाठ को समझेंगे। कहीं पर कुछ भी कन्फ्यूजन होगा आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं और आप ये सारा काम अपना व्याकरण की नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।